देखा और ये देखा कि इतना भर पर्याप्त नहीं है, इसमें मानव की तृप्ति नहीं है। इसके द्वारा जो है हमारा यांत्रिक क्रियाकलाप तो हो जा रहा है, पर इसमें जीवन को तृप्ति नहीं मिल पा रही है। इससे हम मनाकार को साकार करने में समर्थ हैं, लेकिन मन स्वस्थता का जो भाग है वो उससे खाली पड़ा हुआ है ना। कुछ बहुत अच्छी चर्चाएं अपने बीच में निकल कर आई है ना, इसके जो क्या कहें ऑक्सिलरी डिस्कशंस जो हमारे हुए, उससे काफ़ी अच्छी चर्चाएं निकल के आई। तो मैं चाहता हूँ और इसको थोड़ा आगे बढ़ाया जाए। तो एक महत्वपूर्ण भाग है कि जीवन के जो डोरमेंट फैकल्टीज हैं, है ना, इस पे अपन चर्चा कर रहे थे कि जो जीवन के सुप्त क्रियाएं हैं या अभी जो है जो प्रभावी क्रियाएं नहीं हैं, उनको कैसे क्रियाशील बनाया जाए, उनको कैसे अपने में पहचाना जाए, है ना। तो इस पे हमने चर्चा करनी शुरू की थी कि हमारे पास में हम प्रियहित लाभ के आधार पर तुलन करते हैं। इस आधार पे हम में अनुमान बनता है कि न्याय धर्म सत्य के आधार पर भी तुलन हो सकता है। अभी भी हम किसी चीज को न्याय मानते ही हैं, किसी चीज को समाधान मानते ही हैं और किसी चीज को सत्य मानते ही हैं। इस दर्शन की रोशनी में हमको ये धीरे धीरे स्पष्ट होने लगता है कि जिस चीज को हम न्याय मान रहे हैं थे वो एक्चुअली प्रियहित लाभ का ही कोई कॉम्बिनेशन था। जिस चीज को हम समाधान मान रहे थे वो भी व्यक्तिगत सॉल्यूशन के रूप में था, और जिस चीज को सत्य मान रहे थे वो एक्चुअली क्लियर नहीं था, रहस्य के रूप में था या फिर अधूरा था। तो वो उस तरीके से हमको ये लगता है न्याय धर्म और सत्य को हमने अधूरा ही समझा था, न्याय को अब पहचानने की आवश्यकता है। अब एक महत्वपूर्ण बात है कि जीवन को हम कहाँ देखेंगे, कैसे पहचानेंगे, ये एक बहुत महत्वपूर्ण सवाल बनता है कि जीवन की ये जो डोरमेंट फैकल्टीज हैं इनको हम कैसे पहचानेंगे, कहाँ पहचानेंगे। आपको क्या लगता है, क्या हम कोई ऐसा माइक्रो नैनोस्कोप हमारे पास में हो सकता है जिसके द्वारा हम जाके अपना सीटी स्कैन करवा लें या कुछ करवा लें जिससे हमको वो परमाणु अंश घूमते हुए नजर में आ जाएं और हमको संतुष्टि हो जाए? क्या उस विधि से हो पाएगा? क्या कोई यंत्र के द्वारा हमको संतुष्टि हो पाएगा जीवन के इन क्रियाओं को लेकर? ये एक सीरियस सा सवाल है, क्योंकि हमने 4.5 क्रियाओं को तो पहचान लिया है ना, हमने देख लिया कि वो कैसे काम करती हैं, हमने उस पे राजी हो गए बाबा जी के साथ में कि हाँ हम चित्रण करते हैं, हाँ हम तुलन करते हैं, हाँ हम विश्लेषण करते हैं, हम आस्वादन और चयन करते हैं। लेकिन हम उनके साथ कैसे राजी हो पाएंगे कि हम साक्षात्कार भी करते हैं, हम बोध भी करते हैं और हम अनुभव भी करते हैं? उसके लिए हमको कुछ करना पड़ेगा, है ना। तो क्या किया जाएगा जिससे हमारी उन चीजों के ऊपर विश्वास बनेगा, है ना। 2 तरीके से परंपरा में सोचा गया सच्चाई को प्रमाण के रूप में पहचानने के लिए। एक है यंत्र के द्वारा, जो मैं ये कह रहा था, सीटी स्कैन करवा लेते हैं अपना जीवन का और उसमें पता लग जाए शायद। दूसरा है कि हम किसी ग्रंथ को या किसी पुस्तक को पवित्र किताब के रूप में घोषित कर दें और उसमें जो लिखा है वो सच्चाई है, इस आधार पे हम कहें कि ये सच्चाई है।
या तो जीवन में साक्षात्कार बोध अनुभव की क्रियाएं होती हैं, इसका प्रमाण हमको कोई यंत्र देगा, या हम मान लो इस किताब को ही हम एक सेक्रेड बुक मान लेते हैं, है ना, एक पवित्र पुस्तक मान लेते हैं और ये बोलते हैं क्योंकि यहां पर लिखा है इसलिए ये सही है, इसके आगे आर्गुमेंट मत करो। इन दो तरीकों से आदमी ने प्रमाण को पहचाना है ना, कि बाइबल में लिखा है भाई, जेनेसिस यही होता है, कुरान में लिखा है सही, मोहम्मद साहब कह के गए हैं इसलिए ये है, वेदों में लिखा है इसलिए ये सही है, ग्रंथ साहब में लिखा है इसलिए ये सही है ना। तो हम यहां पर क्या कह रहे हैं, इनकी क्रियाओं को हमको अस्तित्व में देखना होगा, तभी ये सही के रूप में हम उसको प्रमाणित कर पाएंगे, है ना। जैसे हमने प्रिय हित लाभ संबंधी तुलन विश्लेषण चयन आस्वादन चित्रण को हमने वास्तविकता के रूप में पहचाना, है ना, वैसे ही हमको साक्षात्कार बोध संकल्प अनुभव और प्रमाण इन क्रियाओं को भी हमको अस्तित्व में देखना होगा। इस बात में, इससे कम में हमारी तृप्ति होगी क्या, और उससे ज्यादा हमको चाहिए क्या, ना। सोम भैया इस वाक्य का काफी उपयोग करते हैं, इससे ज्यादा होता नहीं, है ना। तो इन चीजों को हम वास्तविकता के रूप में कैसे पहचान पाएंगे, तो उसके लिए इसका इस सूत्र को पकड़ना पड़ेगा, सेकंड वाले को। जीवन जो है अधिक सूक्ष्म कम सूक्ष्म के द्वारा व्यक्त होता है ना। तो जीवन की क्रियाओं का एविडेंस हमको स्थूल स्तर के ऊपर मिलना होगा, है ना। साक्षात्कार बोध और अनुभव का हमको प्रमाण जो है व्यवहारिक स्तर के ऊपर मिलना होगा, मतलब इनका मैनिफेस्टेशन यहां होना होगा, तब जाके हमारे अंदर ये है इसका पता लगेगा। ये है पर यहां नहीं है तो उसका मतलब रहस्य हो गया। ये क्लियर है? उप्स, कुछ गिरा। अच्छा, ये अधिक सूक्ष्म कम सूक्ष्म के द्वारा या स्थूल के द्वारा, सूक्ष्म जो है वो स्थूल के द्वारा व्यक्त होता है। कारण जो है वो सूक्ष्म के द्वारा, जीवन की कारण क्रियाएं हैं ना, बुद्धि और आत्मा, तो कारण जो है वो सूक्ष्म के द्वारा व्यक्त होगा, सूक्ष्म जो है वो, है ना। अभी तक ये बोले थे कि कारण को भाषा में शब्द में बताया नहीं जा सकता है ना। अनुभव को बताया नहीं जा सकता है। यहां पर ऐसे कह रहे हैं कि अनुभव ही बताने वाली बात है और कुछ बताने वाली बात है ही नहीं, क्योंकि अनुभव में सत्य आता है। अगर हम कह रहे हैं सत्य बताया नहीं जा सकता तो बताने वाली चीजें सारी झूठ हो गई, है ना। तो सत्य को शब्दों में बताया जा सकता है, विचार में लाया जा सकता है। अगर सत्य को विचार में लाया जा सकता है तो उसको व्यवहार में भी लाया जा सकता है ना।
क्योंकि जो विचार में है वही व्यवहार में आता है। तो सहअस्तित्ववादी विचार या धर्मपूर्ण विचार में हमको प्रतिष्ठित होना है। विचार को हम समझते हैं, विचार अपने पकड़ की चीज है, हम सोचते ही हैं, है ना। तो अनुभवगामी विधि में हम धर्मपूर्ण विचार को पकड़ेंगे, है ना। तो दो शब्द, दो फ्रेजेस बाबा जी इस्तेमाल करते हैं। एक है धर्मपूर्ण विचार, दूसरा है न्यायपूर्ण व्यवहार। धर्मपूर्ण विचार जो है वो न्यायपूर्ण व्यवहार से सूक्ष्म है ना। ठीक है ना। तो न्यायपूर्ण व्यवहार कैसे करें, न्यायपूर्ण व्यवहार किसके साथ करें, न्यायपूर्ण व्यवहार का क्या स्वरूप होगा, इसके बारे में हम सोचना शुरू करते हैं। न्यायपूर्ण व्यवहार करने के लिए क्या हमको कोई लेबोरेटरी बनाने की जरूरत है, या हमारे पास में प्राकृतिक रूप से अभ्यास स्थली मौजूद है ना। न्यायपूर्ण व्यवहार करने के लिए क्या हमको प्राकृतिक रूप से कोई अभ्यास स्थली मौजूद है, या हमको कोई प्रयोगशाला या कोई मठ बनाने की आवश्यकता है ना। तो परिवार वो स्थली है जहां पर न्यायपूर्ण व्यवहार का अभ्यास किया जा सकता है ना। परिवार वो पहली स्थली है जहां पर मानव के बीच में मानसिक एकता की स्थापना हो सकती है। कुछ लोग मिलके एक मन से काम कर सकते हैं, है ना। उसका हमारे पास में ऑलरेडी कुछ स्वरूप हमारे पास में उपलब्ध है ना। उसी में ही हमको संबंधों की पहचान करनी है। उसमें हमको मतलब ये नहीं है कि हमको संबंध नए बनाने हैं, संबंधों को उसमें पहचानना ही है। जैसे हम कोई एटम है, डिजाइनर एटम नहीं बना सकते कि भाई दो पार्टिकल इधर से लाए उधर से लाए और फिर उससे हमने एक नए टाइप का एटम बना दिया, ऐसा नहीं है। एटम जो है वो प्राकृतिक है। उसी तरीके से परिवार भी एक प्राकृतिक इकाई है। तो परिवार को प्राकृतिक इकाई के रूप में हमें पहचानना है, वहां पर हमको उसके व्यवस्था के रूप में उसको इस्टेब्लिश होना है ना। अब ऐसे न्यायपूर्ण व्यवहार के लिए सामाजिक दबाव और प्रभाव, एक सूत्र मिलता है अपने को, है ना। सामाजिक व्यवस्था का दबाव और प्रभाव सहायक होता है ना। कोई अगर हम किसी सिस्टम के अंदर काम कर रहे हैं, उसका वातावरण के अंदर न्यायपूर्ण व्यवहार का अगर कुछ डिसिप्लिन बना हुआ है तो उससे वो चीज हो जाती है। जैसे हम सब यहाँ पर हैं, ऑलरेडी हम एक दूसरे के प्रति काफी अश्योर्ड हैं और एक दूसरे को रिस्पेक्ट के साथ में बात करते हैं, हम एक दूसरे की स्पेस को एक्नॉलेज करते हैं, एक दूसरे को बेसिकली सहयोग करने की बात करते हैं। तो ये एक न्यायपूर्ण व्यवहार की एक प्रकार से
कुछ समय के लिए हम उसका अभ्यास ही कर रहे हैं, है ना। हमारा एक दूसरे से कोई झगड़ा नहीं है, हमारा एक दूसरे के प्रति लक्ष्य के अर्थ में हम साथ साथ हैं, है ना। तो न्यायपूर्ण व्यवहार का हमको आभास हमको होता है। तो अगर हम देखें तो कोई भी परिवार है, उसका डिजाइन क्या होगा जिससे वो न्यायपूर्ण व्यवहार का अभ्यास कर सके। तो परिवार के हमें 3 डायमेंशंस अपने को समझ में आ रहे हैं। एक डायमेंशन जो है वो ज्ञान से संबंधित है, एक डायमेंशन व्यवहार से संबंधित है, और एक डायमेंशन अपने को उत्पादन से संबंधित है। उत्पादन या आय से संबंधित है, भौतिक वस्तु से संबंधित है। भाई अगर परिवार में कोई भौतिक, परिवार में क्योंकि लोगों का शरीर पोषण और संरक्षण के लिए हमको भौतिक वस्तुओं की आवश्यकता है ही, खाने पीने रहने के लिए, तो कुछ आय का साधन होना आवश्यक है। अगर परिवार का कोई आय नहीं है तो वो परिवार टूट जाएगा, है ना। तो ये एक महत्वपूर्ण आयाम है ना, जो कि शरीर पोषण संरक्षण, इसकी उपेक्षा नहीं की जा सकती। दूसरा है, अगर परिवार के जो संबंधी हैं उनके बीच में क्लेश है, कलह है ना, तो भी वो परिवार टूट जाएगा, है ना। तो परिवार के संबंधों के बीच में परिवार के संबंधियों में संबंध की पूर्णता के अर्थ में पहचान हो और अपने अपने कर्तव्यों और दायित्वों का निर्वाह हो, है ना, ताकि परिवार की एकता बनी रहे, है ना। यही तीसरा डायमेंशन है परिवार का ज्ञान के साथ में स्रोत बना रहना, परिवार के सदस्यों का समझदार होना, और परिवार का बेसिकली अगर वो समझदार हैं या समझदारी के क्रम में हैं तो उस ज्ञान को शेयर करना। तो ये 3 डायमेंशन में हमको परिवार को पहचानने की जरूरत है। ये डायमेंशन जो है उसको प्राथमिकता दी जाए, उसके अंतर्गत ये दोनों का भी नियंत्रण होता है। जैसे बाबा जी के घर का डिजाइन हम तन देखें तो उन्होंने अपना जो मतलब, और उसमें उनके परिवारजनों की सहमति रही ही कि इस दर्शन को किस प्रकार से संसार में लाना है, उसको उन्होंने सेंट्रल किया, है ना। और उससे पहले साधना को सेंट्रल किया। तो इस दर्शन को किस प्रकार से, इस ज्ञान को किस प्रकार से संसार तक पहुंचाना है, इसका भाषाकरण करना है, उसमें वो भी सहमत थे और उनके पूरे परिवार की भी सहमति थी। उसके लिए क्या सेवा करनी है, कितना, उसमें भी कुछ धन लगेगा, है ना। लोग आएंगे जाएंगे, उनके लिए चाय कॉफी बनाना, खाना बनाना, रहने का कुछ व्यवस्था करना, ये भी एक होता है ना। और परिवार में उनके साथ में परिवार के लोगों के बीच में भी एक व्यवहार का स्वरूप होना आवश्यक है। तो अगर देखें तो उन्होंने समाधान समृद्धि का जो डिजाइन जो बनाया उसमें ज्ञान को केंद्र में रखा और उत्पादन और व्यवहार को उसके लिए नियोजित कर दिया, है ना। तो अभी हम जो ये सोच रहे हैं कि हम अनुकरण करें, है ना, तो हमें भी शायद ऐसा ही कुछ करना होगा। ज्ञान के अर्थ में अपने व्यवहार और व्यवसाय को, या व्यवहार या आय के जो स्वरूप है उसको धीरे धीरे अलाइन करना होगा। ओवरनाइट नहीं होता है कुछ भी,
है ना। तो ऐसा हमारा जो घर जो है वो न्यायपूर्ण व्यवहार और धर्मपूर्ण विचार के स्थली बन सके, अभ्यास स्थली बन सके, उसके लिए ये आवश्यक है। क्या ये बहुत महंगा प्रोपोजिशन है? क्या इसमें कुछ मतलब लॉस प्रोपोजिशन है, लॉस मेकिंग प्रोपोजिशन है ना? तो ये एक आपने भी इस बात पे ध्यान दिलाया था कि जीवन की क्रियाओं को हम पहचानेंगे कैसे, इसको हमको व्यवहार में ही पहचानने में आएंगी, ये और किसी विधि से पहचानने में नहीं आ सकती, और ये लाइव जीते हुए पहचान में आएगी, किताबें पढ़ पढ़ के नहीं आएगी। किताबों से एक लेवल का अपने को सूचना ग्रहण होता है, उससे ज्यादा नहीं होता है। कुछ जो हमारे तर्क हैं वो जीने के क्रम में बनते हैं, स्पेशली जो ये विवेक का उदय होता है ये जीने के क्रम में ही होता है, ये तर्क विधि से नहीं होता है ना। जो जीवन में विवेक का उदय होता है ये तर्क पूर्वक नहीं होता है, क्योंकि विवेक अपने आप में यांत्रिक नहीं है, तर्क यांत्रिक है ना। तो ये विवेक की जो स्थली है वो एक्चुअली बुद्धि का एंगेजमेंट है ना। जहां हम जीने से जुड़ते हैं वहां चित्त बुद्धि के साथ पहचानने लगता है, और बुद्धि उसको पल्सेस के साथ इंडिकेट करने लगता है, यस यस यस। पहले नॉइस रहेगा, फिर उसके बाद में धीरे धीरे ट्यूनिंग बनेगा, है ना। जिसको बाबा जी इस तरह का वाक्य भी बोलते हैं, वो डिटेल के साथ चैनलाइज हो जाता है ना। फिर कुछ बुद्धि के स्तर से देखना बनता है, तो अब जो है बुद्धि तंत्रित जीवन हो जाता है, जिसको बोला अर्ध जागृत। तो हो क्या रहा है, चित्त वृत्ति और मन और उसके साथ में कार्य व्यवहार को हम इस स्वरूप में सजाते हैं, तो धीरे धीरे हमारा व्यवहार और विचार इस स्वरूप में सजने लगता है। और बहुत कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, इसको कॉम्प्लिकेटेड ना बनाया जाए, सामान्य सी चीज है ना। संबंधों की पहचान होना उनके प्रयोजनों के अर्थ में, है ना, और उसका निर्वाह होना, यही बात है बेसिकली। हर स्तर के ऊपर पूरकता की पहचान, पूरकता कैसे, हम कैसे उस चीज को पूरा करेंगे, है ना, उसकी पहचान। बहुत ही व्यवहारिक सी बातें हैं, गूढ़ ना बनाया जाए इसको, है ना। तो इसको बिल्कुल पूरकता के रूप में पहचाने कि माता पिता का क्या करना है, उनकी एक बौद्धिक स्थिति है, उनकी एक शारीरिक स्थिति है, उनकी क्या आवश्यकता है, उसको अपन सुरक्षित कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, है ना। हमारे को किस ज्ञान की आवश्यकता है, उसके लिए हमको क्या करना है, उसके लिए हम समय निकाल रहे हैं कि नहीं निकाल रहे हैं, उसके लिए हमारे साधन निकाल रहे हैं कि नहीं निकाल रहे हैं, उसको सुरक्षित करना है नहीं करना है। हमारे परिवार में क्या, किस आयु वर्ग की क्या आवश्यकता है, उसके लिए दया का मतलब क्या है, उसको पहचानना, है ना, ताकि उसके विकास में हस्तक्षेप ना करते हुए उसके लिए, उसके विकास में हम सहयोगी हो जाएं, है ना। इतना ही दया का मतलब है। इस तरीके से हर आयाम में अपने जीने को अगर हम सुरक्षित कर पाते हैं, है ना। और उत्पादन का, जैसे हमने कल परसों में बात किया था कि पहले व्यय पर फोकस किया जाए, बाद में आय के ऊपर फोकस किया जाए, है ना। पहले जो है अपव्यय को समाप्त किया जाए, सद्व्यय के ऊपर शुरू किया जाए, है ना, धीरे धीरे स्वायत्तता के ऊपर पहुंचा जाए।
है ना। और इसी शरीर यात्रा में हम 100% स्वायत्त हो जाएंगे, ऐसी भी जिद ना किया जाए, है ना। कुछ अगले जनरेशन के लिए भी छोड़ के जाएं है ना। तो हम किसी प्रोसेस को ट्रिगर करते हैं और वो प्रोसेस जो है वो आगे उसको कैरी फॉरवर्ड करते हैं, है ना। तो मानव जो है वो केवल हम व्यक्तिवादी विधि से जागृति नहीं होती है, परंपरा के अर्थ में जागृति होती है ना। तो जहां हम अपने चैतन्यता के अंदर अन्यों को भी स्वीकारना शुरू करते हैं और उस प्रकार से सभी को स्वीकार लेते हैं, तो हमने एक प्रकार से मानव को अखंड समाज के रूप में स्वीकार लिया। जी सर। अभी बात आई कि परिवार में ज्ञान को एक केंद्र में रखा जाए, उसके लिए समय भी रखा जाए, राइट। उसके अनुरूप फिर उत्पादन और व्यवहार रीडिज़ाइन होते जाएंगे। अभी मैं, मेरी पत्नी और मेरे बेटे 3 यहाँ आए साथ में शिविर करने, और आपने देखा कि मेरे बेटे का मन तो बहुत था लेकिन वो शब्दों को पकड़ नहीं पाया और फिर वो चला गया। तो अभी बैकग्राउंड से मैं देखता हूँ तो पिछले विदेश में उनकी पढ़ाई हुई, पर दर्शन के साथ क्योंकि हम जुड़े रहे थे तो उसने पिछले इसी साल जनवरी में भी शिविर तो किया ही था और ऑनलाइन उसने अध्ययन बिंदु भी किया, फिर भी उसके शब्दों पर पकड़ नहीं आई। तो हमारे लिए एक स्थिति ये बनी कि अभी इसको आगे तो उसको भी जाना है, रुचि उसकी है ही, तो अब कैसे ये सब चीज़ों को सेट करें। जैसे अभी हिंदी शब्द है तो है, आपके साथ भी यही हो रहा है, आपको भी शब्दों की पकड़ में दिक्कत हो रही, नहीं आ रहे, तो तू भी बेटा ही है तो अभी इस बृहद परिवार को देखे, क्योंकि भैया जैसे अभी धवल ने बताया तो ऐसे बहुत सारे युवा है ही मेरे संपर्क में, शिविर में आ जाते हैं, बाद में फिर एक ही कॉमन पॉइंट कहते हैं, ये थोड़ा भारी पड़ता है। अब मैं कितना भी लॉजिक लगाऊं उनके साथ, उनके अंदर स्वीकृति में एक बार भारी वाला आ गया। तो मेरा बेटा तो जाते जाते ये कह करके गया कि मुझे फिर से एक बार अध्ययन बिंदु एक बार फिर से करना पड़ेगा, ऐसा मुझे लगता है, और अभी रूबरू करना पड़ेगा। हाँ देखिए, बेसिकली हमारे बच्चे हैं, धीरे धीरे उनकी स्वीकृति बनेगी। मेरे को लगता है मैंने भैया के साथ भी बात किया, बेटे के साथ में, तो जिस पवित्रता के साथ में वो है उसमें तो मुझे कुछ भी कमी नहीं लगती है, स्वीकृति का कोई इश्यू नहीं है ना। और दूसरा जो है हम कैसे उसके लिए सुगम बनाएं, ये एक बात है, बस इतनी सी बात है। और हमारी भी बेटी है ना, वो उसकी बचपन से हमको बाबा जी के यहाँ पे जाते हुए, शिविरों में जाते हुए इस तरीके से देखती रही है, तो उसकी अभी वो अमेरिका में पढ़ रही है, उसकी ये स्वीकृति है कि मेरे मम्मी पापा अच्छे लोग हैं और ये कुछ अच्छा काम करते हैं, है ना। ये लोग इतना उसके अंदर स्वीकृति है। अभी उसमें ये स्वीकृति नहीं है कि उसे अध्ययन करना है ना। वो साइंस को चैलेंज नहीं करना चाहती है क्योंकि वो साइंस में पीएचडी कर रही है ना है ना। तो अभी हमने अभी उसको बेसिकली अपने उस पे रखा है कि ठीक है, तुम स्व विवेक से निर्णय करना जब तुम्हारे इच्छा हो। तो अपने को बहुत परेशान होने की उसमें आवश्यकता नहीं है। हम एक ऐसी चीज़ करते रहें, अपने लगे रहें, हमारे अपने घर अच्छा बना रहे, बच्चे तो घर में आते ही हैं, है ना। तो जितना हमको समझ में आता है वो संप्रेषित होता ही है। बहुत भाषा का बहुत बड़ा अटकाव नहीं है। बाबा जी तो ये भी कहते हैं कि जैसे जैसे आगे की जनरेशन्स बढ़ेगी ये और सरल होता जाएगा, है ना। उन्होंने कहा कि देखिए, मेरे को जितना आता था मैंने उसको अपने तरीके से उसको प्रस्तुत किया है ना। आप इसमें अनुभव करके इसको और अच्छे से इसके अंदर 4 चांद लगाइए, है ना। तो
ये एक बात है। तो हम लोगों को बेसिकली जैसे हमारे बच्चे हमारी भाषा तो समझते ही है ना, हमारे आचरण को तो देखते ही हैं। लगा तो है ही, फिर भी सुगम कैसे किया जाए? देखिए, भाषा को परिवर्तित करने से तो सुगम नहीं होगा, है ना। कि हम सोचें कि अभी क्या है कि क्योंकि वो अनुभव मूलक विधि से बाबा जी ने एक तरीके से इसको लिखा है ना। और अभी हमारे पास में वो अधिकार नहीं है कि हम इसको अपने हिसाब से इसके अंदर छेड़खानी करें, है ना। हम इतना कह सकते हैं कि हमको इससे ये समझ में आया, मतलब इस अधिकार से अपन बात कर सकते हैं। दशरथ भाई। भैया, इसमें मैं इसको ऐसे समझता हूँ, मैं सुबह में भी शेयर किया था कि वैसे ये बहुत कठिन लग रहा था। और धवल की जो बात है, उनकी एज और मेरी एज में काफ़ी फ़र्क है, बराबर है। तो वो टाइम पे समझो कि कुछ पढ़ना और कुछ ऐसा करना वो तो आदत जीवन में से चली गई थी। उसके बाद फिर से दर्शन आया, नया पढ़ने का दौर शुरू हुआ और ये सब चीज़ हुई। तो क्या है कि ये हमको समझ में नहीं आता है, वो बात पे फोकस किए बिना हम मतलब उसके पीछे, ये हमारे काम की चीज़ है और हमको इसमें जाना है, तो उसमें लगे रहने से वो हमेशा थोड़ा थोड़ा मतलब इसमें क्लियर होता जाता है। हम लगे रहते हैं तो डेली कुछ पठन करते हैं, कुछ सुनते हैं, तो कुछ ना कुछ बात क्लिक होती जाती है। ये थोड़ा स्पष्ट हुआ, ये स्पष्ट हुआ। इवन कोई भी शिविर हमने इन पर्सन अटेंड किया है ऑफलाइन, फिर भी उसको फिर से सुनते हैं, तभी हमको काफ़ी चीज़ ऐसी लगती है कि यार हम तो बैठे थे तो ये बात पे तो मेरा ध्यान गया ही नहीं था, ऐसी बात फिर से आती है। तो हमारा अभी तक का जो अभ्यास बना रहा है, तो उसमें से धीरे धीरे हम इसको एक बार बाबा जी के जो अनुभव है उसके पर हमारा एक विश्वास पूरा बना रहे। और ये बात हमको लगता है कि ये बात जो हिसाब से बाबा जी ने की है वो अभी तक मतलब आदर्शवाद में और भौतिकवाद में उधर तक पहुंच नहीं पाया है। और ऐसी कुछ बात है तो खाली हम कल्पना भी करते हैं तो ये बहुत असामान्य काम हुआ है। और असामान्य काम कुछ एक स्थिति में पहुंचे बिना पॉसिबल नहीं है। तो इसके हिसाब से मैंने तो बैठाया है कि बाबा जी जो बात कह रहे हैं उसको मतलब एज इट इज़ वैसे ही स्वीकारा जाए और उसको जानने वाली क्रिया में धीरे धीरे करते करते हम लोग उसमें लगे रहेंगे तो वो बात क्लियर होगी, ऐसा मैंने बैठाया है। ठीक बात, पुनः किया जाए, यही ठीक रास्ता है। बिल्कुल। देखिए, हाँ बताइए। मैं नहीं समझ सकती, ऐसा होता नहीं है। कंसिस्टेंसी इज मोर इम्पोर्टेंट। ठीक बात है। बहुत सभी के बहुत अच्छे विचार बेसिकली इसमें देखने को मिल रहे हैं। देखिए, कहीं ना कहीं हमको इसका रस मिल रहा है तभी हम इसमें आ रहे हैं। अगर वो रस मिलना बंद हो जाता है तो हम इसमें आना बंद कर देंगे। अगर इसमें हमको आगे का रास्ता दिख रहा है तभी तक हम इसके साथ जुड़े हैं, नहीं तो हम कुछ और रास्ता पकड़ लेंगे। और इतना अपने ईमानदारी से चलना भी चाहिए। कोई भी किसी को बांध कर नहीं रखा है ना। तो हमको कहीं ना कहीं इसमें रास्ता दिख रहा है और वो उस अर्थ में हम इसके साथ में जुड़े हुए हैं। तो ये बिल्कुल बिना क्या कहते हैं बाबा जी की भाषा में लदाऊ फसाऊ वाला कार्यक्रम नहीं है ना। हमको ना किसी को बांधना है ना हमको किसी से बंधना है ना। तो बेसिकली हम ये बात कर रहे थे। हाँ भैया,
तो ये भैया ये बात जो धवल भाई ने बताई ना, तो मुझे लगता है दशरथ भाई ने बताया वो भी एक बात है कि एक प्रैक्टिस आदत जब करते हैं उसके समझते हैं तो वो धीरे धीरे समझ में आता है। मुझे ये भी लगता है कि भैया जो आज तक अभी तक हमने जो अभ्यास किया है, पढ़े हैं, तो वो शब्द आए नहीं है। और ये शब्द नहीं आए हैं तो पूरा मेरी डिक्शनरी में ये शब्द नहीं है, तो जब ये शब्द आते हैं तो हमको लगता है कि भाषा हमको बहुत कठिन लगती है। लेकिन हमारी ये जब धीरे धीरे शब्द समझने के हम प्रयत्न करेंगे तो, क्योंकि हमको ये लगता है कि हमने इतना पढ़ा है तो अभी ये मेरे को समझ में आना चाहिए, लेकिन ये शब्दकोश मेरे में अभी हमने डिक्शनरी में अभी समझने में आए नहीं है। तो धीरे धीरे जब ये शब्द हम समझने में आगे बढ़ते हैं तो धीरे धीरे ये क्लैरिटी आती है, तो एक विश्वास बढ़ता है। तो शायद मैं तो धवल भाई को ये भी बताता हूँ कि और विनंती करता हूँ कि धीरे धीरे कंटिन्यूटी करेंगे ना, तो ये दशरथ भाई ने बताया ऐसे धीरे धीरे ये भी कॉन्फिडेंस आएगा ही आएगा। ठीक बात, बिल्कुल। एक बहुत अच्छी बात मुझे गुजराती समाज में लगती है, सब लोग एक दूसरे को साथ लेकर चलते हैं। हाँ। चाहे ट्रेन में चलना हो या फिर घूमने जाना हो, सब मिलकर चलते हैं। इसका ये थोड़ा उदाहरण ऐसा है कि मैं ये शिविर में हमारा दोनों का ऐसा बात हुआ था कि अभी मुंबई में गणपति चल रहे हैं और मैं उधर 22 साल रहा हूँ मुंबई में, और हमारे बिल्डिंग में ही हमारे मित्र, खास डॉक्टर मित्र, उनके उधर 50 साल से गणपति आते हैं। और लास्ट मतलब हमने 22 साल से उनके घर पे गणपति पे सभी मित्र सब लोग मिलते हैं 10 दिन, और उधर भी अच्छी चर्चा वगैरह सब होती है। तो वो हमारा इतना लगाव है और मेरे से इनका लगाव बहुत ज़्यादा है, तो उन्हें रिक्वेस्ट किया कि अभी आप पूरे साल आप शिविर जितना करो, लेकिन ये 7-8 दिन आप मेरे लिए निकालो। तो फिर ऐसा कॉम्प्रोमाइज़ किया कि चलो शुरू में 2.5 दिन आप मेरे साथ आओ, और उसके बाद में फिर बाकी के दिन है ना मैं आपके साथ मुंबई आता हूँ। तो आज वैसे मैं जाने वाला था, मेरा ट्रेन का टिकट था और गाड़ी बुलाने का सब कुछ अरेंजमेंट हो गया था, और आज उन्होंने ऐसा बोला कि अपन ड्रॉप करते हैं। क्या बात। तो बहुत बढ़िया कि हम अगर उधर नहीं जाते हैं तो इधर ज़्यादा मज़ा आता है। ठीक बात। तो हम सबको ये शब्द बहुत अघरे लगते हैं, लेकिन मेरे को लगता है कि उनको तो ये बिल्कुल मतलब शायद उनका स्टडी बिल्कुल कम है, फिर भी वो पूरी शिविर में बैठ पाते हैं। मेरे को तो यही लगता है कि बाबा जी वो बात कर रहे हैं ना कि सब लोग समझ सकते हैं, हाँ, और जीवन रूप में सब लोग समान है ना, वो बात इसमें बहुत विश्वास बैठता है। बिल्कुल, बहुत बढ़िया। आपकी बातों से हम सभी में एक उत्साह बना है। तो बेसिकली अगर हम देखें ना, धीरे धीरे हमको ईंट के ऊपर ईंट रखना है। हाँ दीदी बताइए। हेलो। मेरे को भी दो दिन से आई हूँ, तो मुझे ऐसा लगता था कि मन में ऐसा चल रहा था कि मेरे को इधर ही अच्छा है, मेरे को जाना नहीं है, पर अभी नहीं बताऊंगी। लास्ट दिन मेरा मन क्या बोल रहा है, तो आज सुबह से ऐसा बोल रहा था कि मेरे को नहीं जाना है। अभी अंदर से आ रहा है कि जाना नहीं है, मुझे यही अच्छा है, इधर ही अच्छा है। बहुत अच्छा, बहुत सबको बहुत शुभकामनाएं, बहुत अच्छा लग रहा है। तो देखिए अपन इसमें मन लगाएंगे और अच्छे से इसको समझेंगे। देखिए हम लोग 2 घाट पार कर रहे हैं। सहअस्तित्व को हम लोग एक ओवरऑल एक व्यू हमारे में आ गया है ना। सत्ता में संपृक्तता क्या होती है, और उसमें प्रकृति के महत्व के ऊपर हमने कुछ बात की थी, है ना। और प्रकृति की क्रियाओं के ऊपर हमने भौतिक रासायनिक क्रियाओं को विज्ञान ने बहुत डिटेल में अध्ययन किया है, और उसके प्रयोगों के द्वारा बहुत सारी उपलब्धियों को हासिल किया है ना। जीवन का अध्ययन जो है वो पूरा नहीं हो पाया है। उस अर्थ में जो भी मानववादी जो भी क्रियाएं हैं, चाहे वो
साइकोलॉजी हो या सोशियोलॉजी हो, है ना, ये वाली जो चीज़ें हैं, मनोविज्ञान हो या समाजशास्त्र हो या अर्थशास्त्र हो, ये वाले पक्षों में जो है हमारे अंदर बहुत सारे अधूरापन और समस्याएं हमको दिखाई देती हैं, है ना, क्योंकि यहाँ पर जीवन की पहचान के साथ में इनको नहीं पहचाना गया है। ठीक है ना। तो इस प्रकार से हमने देखा कि जीवन का महत्व जो है वो बहुत इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि हम स्वयं जीवन हैं। जीवन की क्रियाओं को हमने पहचानने की कोशिश की तो हम नोन टू अननोन वाले जगह में जा रहे हैं, है ना। क्या चीज़ हमको ज्ञात है और क्या चीज़ हमको अज्ञात है ना, है ना। क्या चीज़ हमको ज्ञात है, जैसे हम लोग कई जगह कई मुद्दों के ऊपर हम बात किए कि शरीर नश्वर है, ये हमको ज्ञात है। जीवन क्या है, ये अज्ञात है ना। संवेदनाओं में सुख भासता है, ये हमको ज्ञात है। सुख की निरंतरता कैसे हो, ये अज्ञात है। अध्ययन के लिए हमको अननोन और नोन को डिमार्केट करने की बहुत आवश्यकता है। धरती बीमार हो गई है, ये ज्ञात है। धरती ठीक कैसे होगी और ठीक धरती का क्या स्वरूप है, ये अज्ञात है ना। व्यापार शोषणग्रस्त हो गया है, ये ज्ञात है ना। व्यापार का सही स्वरूप क्या है, ये अज्ञात है ना। तो इस तरीके से हम जब नोन और अननोन को डिमार्केट कर लेते हैं तो हमारा अध्ययन का एक्चुअली आधार बनता है। फिर हम नोन अननोन जो है उसका हमको क्या भास है उसको हम पहचानते हैं। जैसे हमने जीवन का भास हमने इन जगहों पर किया कि इन चीज़ों का हमको भासता है और इन चीज़ों की हमको आवश्यकता लगती है। इस अर्थ में हमको जीवन का भास है। भास हमारा पैर टिकाने का पहला जगह है ना। नहीं तो पैर टिकाने का जगह नहीं है ना। पैर टिकाने का दूसरा जगह है आभास। जब हम इस सूचना को ग्रहण करके अपने तर्क के रूप में इसको इस्टेब्लिश करते हैं, इसको तर्क में हमारे बैठ जाता है ना। और इसका तर्क बहुत भारी नहीं है, सामान्य तर्क है। जीव चेतना में मानव दुखी रहता है, मानव चेतना में मानव सुखी रहता है, मानव चेतना में 10 क्रियापूर्वक जीता है, जीव चेतना में 4.5 क्रियापूर्वक जीता है। मानव का व्यवस्था में रहना जो है वो मानव चेतना पूर्वक ही होता है। मानव चेतना में मानव जो है न्यायपूर्ण व्यवहार करता है। ये सब चीज़ें हम अलग अलग तरीके से उसको पढ़ चुके हैं। कॉन्सेप्ट के लिए हमको ईंट के ऊपर ईंट बैठाना होता है ना। तो कोई भी चीज़ अपन पढ़ेंगे तो उसके लिए पहले हमको उसका भास करना होगा। जैसे संस्कृति शब्द से हमको क्या भासता है ना। सभ्यता शब्द से हमको क्या भासता है। फिर हम संस्कृति के पूर्ण स्वरूप के बारे में तर्क करेंगे। हम सीधे संस्कृति के पूर्ण तर्क के ऊपर चले जाएंगे तो हमको वो पकड़ में नहीं आएगा, है ना। पहले संस्कृति का हमको भास है कि नहीं है, जीवन का हमको भास है कि नहीं, वहां से हमको कदम रखना है। फिर उसके बाद इसके अंदर आभास की जगह में जाना है। फिर अभ्यास पूर्वक हमको उसकी प्रतीति में जाना है ना। और अभ्यास जो है वो टाइम टेकिंग प्रोसेस है ना। वो लाइफ टाइम कमिटमेंट का प्रोसेस है। अनुभव के लिए भी अभ्यास है, अनुभव पूर्वक भी अभ्यास है ना। ये समझ में आया कि हमको अनुभव कर, हम जिस मानवीयतापूर्ण आचरण को अनुभव पूर्वक करना चाह रहे हैं, जब तक हम उस मानवीयतापूर्ण आचरण में इस्टेब्लिश नहीं होते हैं तब तक वो अनुभव में भी नहीं आता है।
एक बार बाबा जी ने ये वाक्य का इस्तेमाल किया, अध्ययन क्रम में मानवीयतापूर्ण आचरण हमारे प्रतीक रूप में रहता है, अनुभव के बाद वो प्राप्ति रूप में हो जाता है ना। अध्ययन काल में मानवीयतापूर्ण आचरण प्रतीक रूप में रहता है ना, जैसे कोई कौवा हंस की चाल चलने का प्रयास कर रहा हो, है ना है ना। और फिर उसके बाद में वो प्राप्ति रूप में हो जाता है। तो उस समय हमारे से गलती होगी और हमको उसमें कंसिस्टेंसी, जैसे दशरथ भाई ने ध्यान दिलाया, कंसिस्टेंसी इज द की। हम उसके अंदर निष्ठापूर्वक लगे रहते हैं तो वो धीरे धीरे जो है उसके दरवाजे खुलने लगते हैं। जी सर। तो अभी ऐसा होगा कि हमें मानवीय आचरण का पूरा एक स्ट्रक्चर मालूम पड़ गया। हाँ तो जो करने वाला पार्ट है हाँ वो हम करते चले जाएं। हाँ और उस समय ध्यान रहे अपना बैकग्राउंड में स्थिति पर हाँ कि बाहर तो ये कर रहे हैं लेकिन हाँ। इसमें सहजता है या अंतर्विरोध चल रहा हाँ है ना। जैसे किसी ने मेरा अपमान कर दिया, हाँ फिर भी मैं संयत रहूं हाँ और ऐसा सोचने लगूं कि उसकी समझ की ऐसी स्थिति है तो वो ऐसा कर रहा है, पर मुझे ऐसा पेश नहीं आना है। उस समय अंदर आवेश आता भी हो फिर भी मैं संयत रहूं। ऐसी यात्रा करते करते धीरे धीरे वो आवेश का शमन होता जाएगा। हाँ और ये सहज स्वरूप में होता जाएगा और जब अनुभव होगा तब वो स्वयं स्फूर्त हो जाएगा। बिल्कुल ऐसा ही है। ऐसा ही है ना? जैसे इवन बाबा जी जिस साधना को किया, आपने जीवन विद्या एक परिचय में पढ़ा होगा, देवो भूतवा देवान यजेत, है ना। तुम स्वयं देवता बनकर देवताओं की आराधना करो, है ना। तो वैसे ही मानव बनकर ही हम मानव का स्वरूप में आते हैं, राइट, है ना। तो मानवीयतापूर्ण आचरण का हम अभ्यास करते हैं तो मानव स्वरूप में इस्टेब्लिश होते हैं। तो पहले वो एक प्रकार से क्या कहें, जैसे हम नकली हंसी हंसना शुरू करते हैं और एक दिन एक्चुअली एक समय में थोड़ी देर में अपने आप से हंसी आने लगती है ना। तो शुरुआत में डुप्लीकेट हंस रहे होते हैं, धीरे धीरे जो है वो स्वयं हंसने लग जाते हैं। वैसे ही मानवीयतापूर्ण आचरण को हमें पहले प्रयास पूर्वक करना होगा, जिद पूर्वक करना होगा, है ना। फिर उसके बाद में वो धीरे धीरे स्वभाव में स्वरूप में आ जाता है ना? मुझे वो साइकिल चलाने वाला एग्जाम्पल मन में बैठता है। हाँ, साइकिल जब सीखते हैं तो बहुत सारे नखरे मस्ती करते, गिरते भी है, फिर एक दिन संतुलन सेट हो जाता है। वो संतुलन के बाद वही सब चीज़ें कर सकते हैं फिर से, ठीक। लेकिन अब वो बहुत ऑटोमेटिक इजीली हो रही है। ठीक बात। वो जब एक बार संतुलन बैठ जाना चाहिए फिर पूरी जिंदगी पर वो संतुलन रहता है। साइकिल चलाने वाले एग्जाम्पल को मेरे को साधन भैया ने एक बार दिया था, 3 स्टेजेस में साइकिल चलाना सीखते हैं, कैंची, डंडी और फिर सीट, राइट। पहले कैंची चलाते हैं, कैंची पता है ना, बीच में से पैर निकाल के, फिर उसके बाद में डंडे, मतलब ऊपर डंडे के ऊपर से, और फिर उसके बाद सीट पे आ जाते हैं। हाँ, तो वो वैसे ही एक्चुअली हमको जब सीट पे आ गए मतलब अवधारणा बोध हो गया, है ना है ना। फिर उसके बाद अपना जहाँ जाना है वहाँ आराम से जा रहे हैं तो अनुभव स्थिति में आ गए। उससे पहले अभ्यास हम थोड़ा बहुत गिरेंगे भी, कैंची वगैरह चलाते हुए, डंडी वगैरह चलाते हुए, कोई हमको परेशान करेगा, इधर से धक्का मारेगा तो अपन गिर जाएंगे। बट जब एक बार बैलेंस बन गया, बोध एक्चुअली बैलेंस की स्थिति है। बोध एक स्थायी बैलेंस की स्थिति है, जो कि एक संकल्प की स्थिति है, जहां पे हम सीट पर आ गए, है ना। उससे पहले जो है स्मरण पूर्वक जो है हम कैंची और डंडी वाली स्थिति में है ना। तो वो, और देखिए इसको कॉम्प्लेक्स ना बनाया जाए, इसको बारंबार बाबा जी ध्यान दिलाते थे कि ये सिंपल है ना, इसको कॉम्प्लिकेटेड ना बनाया जाए, है ना। तो वो जब हम इसको गांवों तक में ले जाने की बात कर रहे हैं, जब हम इसको जेलों में भी अभ्यास करने की बात कर रहे हैं,
तो हम लोग तो अपने आप को उससे ज़्यादा अच्छा मानते ही हैं कहीं ना कहीं। तो हमको तो समझ आना चाहिए ना। तो इसको बहुत सिंपल तरीके से अप्रोच करने की आवश्यकता बेसिकली लगती है ना। तो समझने के भी 3 ही पिलर्स हैं, सहअस्तित्व दर्शन, जीवन और मानवीयतापूर्ण आचरण, है ना। इसको सिंथेसाइज करने की ज़रूरत है, मतलब हमारा विचार इसके अंदर रमने की ज़रूरत है ना। सिंथेसिस के अंदर वो चीज़ संग्रहित होती है, उसका सार निकलता है। अनुभव एक बिंदु है ना। देखिए, जो भी सारी सूचनाएं हैं, कंस्ट्रक्ट्स हैं, टेबल्स हैं, बहुत सारी जो चीज़ें हैं, वो सब चित्रण तक हैं। बुद्धि में एक भी शब्द नहीं है, केवल स्वीकृति है, प्रयोजन की स्वीकृति है ना। तो बुद्धि तंत्रित, हमको जो कुछ भी हम सोच विचार कर रहे, फाइनली निष्कर्ष क्या निकला, इस नियम से जीना है, और उस नियम में अपन पक्के हो गए। अब उस नियम के अनुसार चित्रण बनेंगे। पहले चित्रण के अनुसार हम चल रहे थे, चित्रण बदलते थे और फिर उसके अनुसार हमारा सब चरण। अब नियम स्थिर हो गया, नियम के अनुसार अपन चित्रण कर रहे हैं। तो कार्यक्रम हमको नहीं चला रहा, हम कार्यक्रम को चला रहे हैं, है ना। तो मैं की पहचान जो है बुद्धि के स्तर पर पहुंचानी है, पहले यहां पर पहुंचना है। मैं का स्तर जो है वो एक्चुअली धीरे धीरे ऊपर जा रहा है, अंत में मैं का स्वरूप यहां बन रहा है। आई जो है अनुभव में मैं यहां है, और ये फिर मेरा के रूप में पहचान हो रही है ना। इससे पहले जो है शरीर ही मैं हूं, ये यहां से हम शुरू किए थे। फिर उससे बाद हमने संवेदना ही मैं हूं इस रूप में शुरू किए। फिर मेरा विचार ही मैं हूं इस तरह से शुरू किए। फिर मेरा जो अपना जो डिज़ाइन है जीने का, वही मैं हूं, है ना। अपना चित्रण ही मैं हूं, उस रूप में पहचाने। फिर उसके बाद में मेरी समझ ही मैं हूं, यहाँ पहचाने। फिर ये इस अनुभव में, है ना, ये मैं की स्वस्वरूप की वास्तविक पहचान हो रही है। हाँ, जितना चित्तवृत्ति मन पर है, हाँ, वो सब हमारी स्वीकारी हुई आइडेंटिटी। हाँ, ये सभी एक्चुअली हमारी आइडेंटिटी है। अभी भी हमारी मतलब सबसे ज़्यादा घोर स्थिति है आइडेंटिटी को शरीर के साथ में बनाना, फिर उसके बाद में विचार के साथ आइडेंटिटी बनाना, फिर उसके बाद में योजना के साथ आइडेंटिटी बनाना, फिर स्वीकृति के साथ या समझ के साथ अपनी आइडेंटिटी बनाना, फिर फाइनली आइडेंटिटी जो है अनुभव में आइडेंटिटी अपनी जो है सहअस्तित्व में अपनी आइडेंटिटी बनाना, है ना। हाँ, मैं सहअस्तित्व में अनुभूत हूँ और सहअस्तित्व के नियति के अनुरूप हूँ, है ना। तो सहअस्तित्व मुझे स्वीकार्य है। इस स्थिति में आने पर जो है पूर्ण स्वीकृति जो है वो यहाँ पर बन रही है ना। तो अपने को इसको ऐसे चलेंगे। अब आपका अगर मन हो तो थोड़ा बहुत पुस्तक पढ़ लिया जाए। जी सर। एक बार वो सर की बात पहले सुन लें। भैया, ये अभी थोड़ा समझा तो मन में 2-3 जिज्ञासा है कि पिछले सेशन में जो सतीश भाई ने बताया कि वो 5वीं क्रिया में एंट्री मारना है, तो वो मेन एंट्री तुलन से, एनडीएस का तुलन से है। तो अभी इससे पहले तो मेरे को लगता है कि आस्वादन से एंट्री होना चाहिए 4.5 क्रिया में। आस्वादन हमारा सही होगा, मूल्य मूलक और लक्ष्य मूलक, तभी तो आगे एंट्री मिलेगी। हाँ, बेसिकली बात ये है कि हमारा ये जो 4.5 क्रिया है उसका नकेल कहाँ से हमको पकड़ेंगे, है ना। मन से पकड़ेंगे या विचार से पकड़ेंगे? नहीं, वो तो बराबर है, विचार से,
है ना। तो मन तो एक्चुअली शरीर के साथ जुड़ा रहता है ना। और फाइनली हमारा जो एक बौद्धिक प्रक्रिया से हम गुजर रहे हैं, तो प्रधानतः ये वैचारिक प्रक्रिया है ना। तो विचार को हम व्यवस्थित कर रहे हैं। ये बात सही है कि उसकी एंट्री यहाँ से होगी, पर मेन काम जो है मेन काम तो उधर ही होगा, प्राथमिकता से वो तो उधर ही होगा। आशय यही है। और दूसरा, जीवन परमाणु जब विकास से जागृति क्रम में आता है, तभी ये पूरा सॉफ्टवेयर मतलब बाय डिफ़ॉल्ट जो होना चाहिए वो होता है। तो बाद में ये भ्रमित कैसे हो गया? जब मनुष्य अवतार पहले मनुष्य का अवतार लिया, तभी तो जीवन में तो कुछ नहीं होगा, चित्रण में कुछ नहीं होगा। तो इसके बाद ये जितना भी जन्म लिया तो उसमें भ्रमित ही बनता गया। तो बेसिकली ये क्या था, जीव जानवरों में जैसे अभी हमारे चित्त की या बुद्धि की हमारे पहचान नहीं है ना। तो हमने बात किया था ना कि हम चित्रण को पहचान रहे हैं, तुलन को पहचान रहे हैं। जीव जानवरों में वृत्ति और चित्त भी उपेक्षित है। जब मानव न प्रथम बार प्रकट हुआ, तो उसके भी विचार और चित्त जो हैं वो उपेक्षित ही थे। जीव जानवरों जैसा ही शुरू किया उसने, है ना। जंगली जानवर जैसे ही मानव ने शुरू किया। धीरे धीरे उसका विचार और चित्रण जो है वो बना है। तो ऐसा नहीं है कि वो जीरो था या कुछ ऐसे, उसका बना है। अच्छा, है ना। आप इसका विपरीत तर्क भी लेकर चलिए कि अगर क्या ऐसा हम परिकल्पना कर रहे हैं कि मानव धरती पर प्रकट हुआ और सीधे ही अनुभव संपन्न होकर 10 सोपानीय व्यवस्था में जीने लगा? तो जागृति क्रम या भ्रम जो है वो एक कड़ी है जागृति के लिए, है ना। तो मानव का जो है प्रकटन हुआ है, जीवों से प्रकटन हुआ है, और उसके बाद उसका जागृति का क्रम शुरू हुआ है। उसमें उसने मनाकार को साकार करने के लिए अनेक प्रकार से अपने मन, वृत्ति, चित्त को लगाया है। मनस्वस्थता के लिए भी प्रयास किया है, पर उसमें पूर्णतया सफल नहीं हो पाया है। उसी क्रम में ये अनुसंधान आया है जिसने मनस्वस्थता को प्रमाणित करने के लिए एक प्रस्ताव दिया है ना। तो इसको अपन अध्ययन कर रहे हैं, इससे देखते हैं कि क्या होता है कि नहीं होता है ना। तो ये इस दर्शन की पोजीशनिंग है। तीसरा भैया ऐसा है कि अभी मन और शरीर का अटैचमेंट है, काफ़ी अटैचमेंट हो गया है। तो वो दोनों को अलग करके कोई टेक्निक की वजह से, जैसे कोई हिप्नोटाइज करते हैं तो थोड़ा डिफरेंस हो जाता है मन और शरीर में से। तो उसी टाइम वो मन को कुछ एफर्मेशन देते हैं, तो वो उसका प्रत्यावर्तन होता है। यहाँ पर एक बार बाबा जी से हमने बात किया कि क्या हम आपसे हिप्नोटाइज्ड तो नहीं है? या हम अपने विवेक पूर्वक, विचार पूर्वक चल रहे हैं, है ना। तो उन्होंने उसका उत्तर दिया, देखो हमारे आपके बीच में कोई भय, प्रलोभन और आस्था नहीं है ना। हम आपको अपने को व्यवस्था में जीने के प्रमाण के रूप में प्रस्तुत करते हो। आपकी उस जिज्ञासा उसके साथ में जुड़ता है। तो मुझे नहीं लगता कि जीवन का अध्ययन करने के लिए हमको किसी तंत्र विद्या या किसी हिप्नोसिस या उस चीज़ की आवश्यकता है। जीवन की पहचान के लिए जो यहाँ पे मार्ग बताया गया है, वो बताया गया है धर्मपूर्ण विचार और न्यायपूर्ण व्यवहार से। अगर हमारे जीवन को, अगर हमारे जीने को स्टेबलाइज करते हैं, तो जीवन की जो डॉर्मेंट एक्टिविटीज़ हैं, जो सुप्त क्रियाएं हैं, वो जागृत हो जाती हैं। तो ये एक व्यवहारिक प्रक्रिया है। इसमें हमको किसी ध्यान विधि का आसरा लेने की आवश्यकता भी नहीं है कि भाई हम जो है
आशा, विचार और इच्छा को किसी मेडिटेशन के माध्यम से या किसी प्रक्रिया के माध्यम से हम इसको स्लो डाउन करें या प्रक्रिया को इसको रोकें, या ऐसा नहीं कह रहे, इसके अंदर इसको निश्चित दिशा दे रहे हैं, है ना? इसको मानवीयतापूर्ण आचरण के अंदर इंगेज कर रहे हैं तो ये एक्टिवेट हो जा रहा है। प्रोसेस केवल इतना ही है, तो इसमें कोई गिमिक करने की आवश्यकता नहीं है। जी सुरेश भाई, ये जो अनकॉन्शियस और सबकॉन्शियस माइंड की बात करते हैं कि हाँ। वी आर सच ए प्रोग्राम, हमारे अंदर एक प्रोग्राम चल रहा है, हाँ। वो प्रोग्राम के अनुरूप ही हम काम करते रहते हैं। तो ट्रांस में जाकर के सबकॉन्शियस को अवेक करना, तो हाँ। इस जीवन क्रिया में उसको कहाँ बिठाए? क्योंकि एक्चुअली उसके ऊपर अभी पूरा ये वाली स्कूल- जो भाषा है ना वो फ्राइडियन साइकोलॉजी से आई है। उसमें ऐसा बोला कि हमारा कॉन्शियस माइंड वो है जो एक्चुअली हमारे एक्शंस में आता है, सबकॉन्शियस माइंड में कुछ ऐसा है जो ऐसी बातें हैं नेगेटिव जो हम सबके सामने खुलकर बताना नहीं चाहते। तो सबकॉन्शियस को एक्चुअली एक नेगेटिव के अर्थ में पहचाना गया है, और ऐसा उनमें साइको एनालिसिस विधियों को विकसित किया गया कि अगर हम उस सबकॉन्शियस को सामने ले आते हैं तो वो एड्रेस हो जाती हैं, तो वो रिजॉल्व हो जाती हैं। और सबकॉन्शियस के बारे में इस तरह से बताया गया है कि इवन जो बच्चे भी जो स्तनपान करते हैं वो भी यौन कामना के आधार पर करते हैं। इस तरह के प्रतिपादन किए गए क्योंकि मानव की जो ड्राइव्स हैं उनको शरीर के आधार पर ही पहचाना गया। सो सबकॉन्शियस भी वहाँ पर इस रूप में पहचाना गया। अब यहाँ पर क्या कह रहे हैं, अगर हम नाम देना चाहें तो इसको हम सबकॉन्शियस कह सकते हैं, आत्मा और बुद्धि को, है ना। बट सबकॉन्शियस को हम एक इनकरप्टिबल कोर के रूप में पहचान रहे हैं, एक ऐसी जगह जिसके अंदर विषमता प्रवेश नहीं कर सकती। तो हमारे अंदर का एक कोर है जो कि मासूम और अबोध है। कोई आदमी कितना भी अपराध करता हो, मूल में उसके आत्मा है और बुद्धि है जिसके ऊपर कुछ प्रभाव नहीं पड़ा है। तो यहां पर मतलब अगर हमें भाषा ही देनी है तो उसकी प्लेसमेंट हम यहां पर कर रहे हैं, और उसको हम कह रहे हैं कि वो चीज विशुद्ध है, अबोध और मासूम है ना। आत्मा मासूम है, बुद्धि अबोध है। बुद्धि में बोध नहीं है, आत्मा में अनुभव नहीं है, लेकिन वो गलत नहीं है। बिल्कुल। एक पूरा साइंस है एनएलपी, न्यूरो लिंग्विस्टिक प्रोग्रामिंग। मैंने उसका थरली स्टडी किया कि कैसे भाषा बदलने से परिणाम बदल जाते हैं। तो ऑर्गेनाइजेशन में तो हम रिजल्ट प्रोड्यूस करते हैं ऐसे ही भाषा बदल के ही। तो मुझे लगता है कि वो भाषा का कार्यक्रम जो है वो चित्रण के अंदर बैठा है। बिल्कुल। जैसे मैंने मेरे स्वास्थ्य के लिए मेरे अंदर बहुत स्पष्ट भाषा है कि मेरे शरीर में दिक्कत है, मैं बीमार नहीं हूँ। जबकि बहुत सारे लोग बीमारी में अपने अंदर लैंग्वेज चल रहे थे, मैं बीमार हूँ, मैं बीमार हूँ, मैं बीमार हूँ। तो उसका मैनिफेस्टेशन ऐसे ही होता है। तो इससे परिणाम बहुत बहुत खूबसूरत आते हैं। मैंने मेडिकल डॉक्टर्स के साथ भी काम किया है। तो केवल डॉक्टर ये भाषा बदल दे, पेशेंट को कहे कि यू आर ओके, तुम्हारे थोड़ी शरीर में खटपट है, वो ठीक हो जाएगी, और ये कहे कि तुम बीमार हो, वो दोनों में रिकवरी में बहुत फ़र्क है। तो मेरा क्वेश्चन यही था कि वो सब अगर चित्रण पर ही सीमित है तो चित्रण को डाइल्यूट करने का एक ही तरीका हो गया कि हम बार बार लगातार इसको पढ़ते जाए, अध्ययन करते जाए, प्रैक्टिस करते जाए, वैसे ही चित्रण बदलेगा। बिल्कुल, क्योंकि केवल बहुत सारे पढ़ने से चित्रण नहीं तो पढ़े ही बदलेगा। केवल पढ़ने से ना, आपने जो प्रैक्टिस वर्ड यूज किया या अभ्यास वर्ड जो यूज किया, हाँ, उसके साथ में ये बदलेगा, है ना। काफ़ी समय तक मैं ऐसा सोचता रहा, या मेरी ऐसी कल्पना में था कि अगर मुझको इसका तर्क पूरे अच्छे तरीके से विद्या का समझ में आ जाता है तो इसका मतलब मैं समझ गया और फिर उसके बाद में उसको जी लेंगे। लेकिन मुझको लगता है एक सीमा तक हमको तर्क की स्पष्टता मदद करती है, उसके आगे अभ्यास लगता है।
उससे कुछ और फाइनर लेवल के ऊपर हमारे तर्क स्पष्ट होते हैं, जो कि केवल भाषा से स्पष्ट नहीं होते हैं। जिसको मैं बोल रहा था विवेक उदय होता है, विवेक भाषा नहीं है ना, है ना। तो इस तरीके से हम जब अभ्यास करते हैं तो हमारे अंदर कुछ एक और फैकल्टीज एक्टिव हो जाती हैं, है ना, जो एक्चुअली इस क्षेत्र के, है ना। मैंने ऐसा लिखा है, आत्मा मासूम है, बुद्धि अबोध है। लंबी स्थिति में हाँ, जब उसको जागृति हो जाती है तब वो अबोध नहीं रहती, बोध है। बिल्कुल। और वो मासूम नहीं रहती, वो अनुभव संपन्न हो जाती है ना। तो आत्मा में पहले से अनुभव नहीं है, बुद्धि में पहले से बोध नहीं है, लेकिन वो गलत भी नहीं है, विशुद्ध है ना, अभी अनटच है। अनटच्ड है, इनकरप्टिबल कोर है। भैया आप कुछ कह रहे थे? जो आपने बोला था ना कि इन्हीं के क्रम में विवेक का उदय तर्कपूर्वक नहीं, तो विवेक का उदय होगा लेकिन तर्कपूर्वक नहीं होगा, केवल तर्क से नहीं होगा। तो इसमें अभी आपने फिर से रिपीट किया तो मुझे ऐसा ही लग रहा है कि मेरे घर पे कोई आता है, मैं उनको खाना खिलाता हूँ, परिवार में कोई आता है घर पे, मैं उनको खाना खिलाता हूँ और वो भावपूर्ण खाना खिलाता हूँ, तो ये विवेक का उदय हुआ क्या, ये पर्टिकुलर बात? हाँ, ऐसे कुछ कई उदाहरण हो सकते हैं, मतलब नहीं, मैं उदाहरण ही जानना चाहता था, पर मैंने आपको हाँ। उदाहरण बोल दिया, अगर आप दे सकते हैं तो बढ़िया होगा भैया। देखिए, सामान्य मतलब फाइनली क्रियान्वयन तो मन के द्वारा ही होता है, लेकिन हमारे जो कोई फैकल्टी है जिससे हम किसी पक्ष को ज़्यादा वेट देते हैं, है ना जी, भाव पक्ष को ज़्यादा वेट दे देते हैं, भौतिक पक्ष को वेट कम दे देते हैं, है ना। जैसे किसी आपकी बिटिया ने देखा कि भैया के पैर में तकलीफ है ना, तो उसने कहा कि मैं बर्तन को साफ कर दे दूँ, है ना। इसको आप किसी तर्क के अंदर सॉल्व नहीं कर सकते, है ना। तो वो कुछ विवेक का उदय है ना, जिसमें संबंध को प्राथमिकता दी गई है, अपने आराम को बेसिकली गौण किया गया है ना, क्योंकि वो चाहती तो बच्ची अपनी खेल कूद को उसको प्राथमिकता दे सकती थी, लेकिन उसने संबंध को प्राथमिकता दी और उस चीज़ को आगे किया। ऐसे बहुत से एग्जाम्पल्स हो सकते हैं, है ना। बड़ों के साथ में हमें कैसे रहना है ना, कैसे उनके साथ में निभना है ना। वहाँ पर केवल तर्क से नहीं बनेगा, वहाँ पर हमको विवेक का आवश्यकता पड़ेगी, है ना। तो वो वाले मुद्दों के अंदर हमको न्याय को और विवेक को पहचानने के अवसर हैं। एक दूसरा भैया जो आपने मन के लेवल पे आपने बताया शरीर वाला, और आत्मा के लेवल पे आपने समझ वाला बताया था, तो वो क्या था एक्चुअली? मुझे लगता है मैं मिस कर दिया जब मैं की हम बात कर रहे थे। मैं कह रहा था कि सबसे स्थूल स्तर के ऊपर मैं का आइडेंटिफिकेशन शरीर के साथ में है, जो कि जानवरों में है ना। जानवर शरीर से पूरी तरीके से तदाकार है और उस तरीके से 4 विषयों में ही वो जीते हैं, है ना। 4 विषय मतलब आहार, निद्रा, भय, मैथुन, वो क्रिया के द्वारा ही उनकी आइडेंटिटी है, उससे अधिक नहीं है। मानव में जो है संवेदनाएं जो हैं वो प्राथमिक हो जा रही हैं, है ना।
संवेदनाओं को राजी रखने के लिए विषयों का प्रयोग हो रहा है। तो ये मानव में पाई जाने वाली कल्पनाशीलता के प्रयोग का पहला घाट है, जहाँ पर संवेदनाओं को राजी रखने के लिए हम विषयों का प्रयोग कर रहे हैं। तो अब आइडेंटिटी जो है वो उस तरीके से शरीर से हटके मन हो गई। फिर उसके बाद जब हमारे पास में सोच विचार करने योग्य हो गए, है ना, तोलने योग्य हो गए, ज़्यादा कम, अच्छा बुरा, प्रिय अप्रिय, हित अहित, लाभ अलाभ, इस प्रकार से हम सोचने योग्य हो गए, तब हमारी आइडेंटिटी का सेंटर जो है वो वृत्ति हो गया, है ना। फिर उसके बाद में हमने किसी लक्ष्य और योजना के लिए विचार का उपयोग करना शुरू किया और उसके लिए मन और शरीर का उपयोग करना शुरू किया, तो हमारी आइडेंटिटी जो है उस लक्ष्य के साथ में बन गई। चाहे वो लक्ष्य जो है वो भारत को आज़ाद कराने का हो या फिर खूब धन संग्रह करने का हो, है ना, या फिर मून तक जाने का हो, या फिर कोई साधना करने का हो, है ना। तो चित्त उस प्रकार से हमारी आइडेंटिटी हो जाती है। फिर उसके बाद में हम ये कह रहे हैं कि जब किसी नियमों के साथ हमारी स्वीकृति बनने लगती है कि मुझे स्वधन में ही जीना है, मुझे स्वनारी स्वपुरुष में ही जीना है, मुझे दयापूर्ण कार्य व्यवहार में ही जीना है, मुझे प्राकृतिक नियम में ही जीना है, तो हमारी आइडेंटिटी उस नियम के अनुसार हो जाती है और फिर जो है हमारे चित्रण और विचार और मन उसके अनुसार हो जाते हैं। तो आइडेंटिटी फिर हमारी हो गई बुद्धि। और फाइनली जो है मध्यस्थता में आइडेंटिटी हो जाती है आत्मा, और नियति के अनुरूपता में हमारा पूर्ण समर्पण हो जाता है। ठीक दीदी, आप कुछ कह रहे थे? भैया मेरे को ऐसा लगता है कि भास, आभास और ये अभ्यास ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है जीवन क्रिया में ना जी। तो इसको मैं एक बार डायग्रामेटिकली वे से मैं समझना चाहूँगी। मेरे को डायग्राम तो सोचना पड़ेगा है ना। हाँ ठीक है। तो नमस्ते भैया। मुझे लगता है कि मुझे ये साहित्य पढ़ने में इसलिए दिक्कत आ रही है क्योंकि मेरे पूर्व के जो कुछ संस्कार पड़े हुए हैं उसकी वजह से, जैसे मैं अभी मेरा कॉलेज ख़त्म हुआ है तो मैं कॉलेज में था तो लाइब्रेरी में जाता था तो अलग अलग किताबें पढ़ता था। तो कभी कभार ऐसा होता था कि कोई किताब उठा ली और पूरी पढ़ी नहीं, और ऐसा कई बार हुआ। तो मैंने कॉलेज के प्रोफेसर से बात की कि सर ऐसी दिक्कत आ रही है कि मैं कोई किताब लेता हूँ और वो पूरी नहीं कर पाता हूँ। तो उन्होंने बोला कि तू किताब वो पूरी नहीं कर पाता है उसमें तेरी दिक्कत नहीं है, वो जिसने लिखी है उसकी दिक्कत है। उसकी जिम्मेदारी है कि वो तू किताब पूरी पढ़े, अगर नहीं पढ़ने जैसी लगती तो मत पढ़। वो एक अच्छा रीडर वही होता है जो बहुत सारी किताबों को अधूरा छोड़ता है। अपने को प्रयास करना चाहिए कि किताब के 10-15 पेज पढ़ो और उसके बाद अगर लगता है तुम्हें कि नहीं पढ़ने जैसी नहीं लग रही है, मतलब छूट रहा है, तो छोड़ दो, उसको जबरदस्ती मत पकड़ो। तो ऐसे ही मैंने ये सोचा था कि ये पूरी किताब मैं पढ़ लूँगा, लेकिन जैसे 10-15 पेज पढ़े उसके बाद लग रहा है ये तो थोड़ा बोरिंग जैसा हो रहा है और मतलब पकड़ नहीं रहा है, तो फिर इसको ही ऐसे ही छोड़ देता हूँ। तो जैसे हमारी जनरेशन में ये मतलब बन गया है कि रुचि मूलक थोड़ा होना चाहिए, नहीं तो वो फिर छूट जाता है। जैसे अभी तो एआई का ज़माना है, तो पहले तो कोई स्टडी मटेरियल चाहिए होता था तो हम अलग अलग 4-5 वेबसाइट पे जाते थे, फिर उससे
थोड़ा थोड़ा मटेरियल उठाते थे फिर वो लिखते थे। अभी पिछले 2 साल से एआई आ गया है, तो कोई भी हमको क्वेश्चन होता है तो एआई हमको पूरा इजी मतलब बहुत सरल भाषा में आगे ला के रख देता है, फिर हमको वो वेबसाइट पे ब्राउज करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। तो मुझे लगता है ये हमारी जनरेशन में जो अभी जो बहुत इजीली मिल रहा है, इसलिए इसको दिक्कत आ रही है। ठीक बात है। बेसिकली मुझे लगता है कि ये जो टूल्स हैं एआई वगैरह, उनका इसमें भी उपयोग होना चाहिए इसको समझने के लिए, और उसमें हाँ मतलब गति होगी ही, पर बेसिकली हमें कहीं ना कहीं अपने आप में भी इस बात को सोचना चाहिए कि ये जो लो अटेंशन स्पैन हमारा होता जा रहा है, क्या ये हमारी कैपेबिलिटी विकसित हो रही है या क्षरण हो रहा है ना? कि हम जो है बहुत जल्दी मतलब जो हमारी अटेंटिवनेस जो है, हमारी फोकस जो है वो किसी जगह में पूरा नहीं बन पा रहा है, किसी विचार को हम पूरा नहीं ले जा पा रहे हैं, है ना? हम उससे मतलब एक रील ख़त्म हुई फिर दूसरी शुरू हो गई, है ना? वैसे उस तरीके से हम जिंदगी को देखना चाह रहे हैं, है ना? तो उस फ्रेम के अंदर अस्तित्व तो समाता नहीं है ना? बल्कि एक तरीके की एंजाइटी, एक तरीके का डिससेटिस्फैक्शन, एक तरीके का डिसइल्यूजनमेंट बनता चला जाता है। फिर हमको ज़िंदगी बोरिंग लगने लगती है ना? तो ये एक्चुअली आज के जनरेशन की काफ़ी बड़ी परेशानी है। एक तरीके का एडिक्शन, एक तरीके का चिपकाव स्क्रीन के साथ में, ये सब चीज़ें हम सभी उससे गुजर रहे हैं, है ना? तो बेसिकली हमारा फोकस हम कहाँ शिफ्ट कर रहे हैं, है ना? हम फोकस जो है स्वयं में लेकर आ रहे हैं, है ना? और कुछ ऐसी ताकतों को पहचानने की कोशिश कर रहे हैं जिससे स्वयं की निरंतरता और उसके सुख को हम पहचान सकें। टेक्नोलॉजी से हमारी कोई लड़ाई नहीं है। इनफैक्ट हम टेक्नोलॉजी को सपोर्टिव मानते हैं। बाबा जी के साथ में जितना भी मेरा इंटरेक्शन हुआ उसमें वो टेक्नोलॉजी के बहुत पक्षधर थे। अच्छे से अच्छी टेक्नोलॉजी होनी चाहिए। इनफैक्ट वो तो ये मतलब ऐसे बात कर, NLP वगैरह को उस समय सांगल जी वगैरह उनका बात किए थे, तो उन्होंने कहा इसका प्रयोग करो सभी भाषाओं में इसको लाने के लिए, है ना? और ऑलरेडी हम देखते हैं जितना भी हम दर्शन को इंग्लिश में किए हैं और सब किए हैं, AI से उसको काफ़ी अच्छे उसके इंटरप्रिटेशन वगैरह आते हैं। तो वो सपोर्ट के अर्थ में उन टूल्स का उपयोग ठीक है, बट कहीं ना कहीं हमको ये पहचानना होगा कि AI की पहुंच कहाँ तक है और यहाँ जो कॉन्शियसनेस की बात कर रहे हैं उसकी पहुंच कहाँ तक है ना? तो AI जो है मेरे ख्याल से काफ़ी दूर तक पहुंच रहा है, चित्रण विश्लेषण और चयन तक पहुंच रहा है, स्थिति क्रियाओं को छू नहीं रहा है। बुद्धि और आत्मा की तो बात अलग रह गई। तो जो स्वयं में एक्सपीरियंस होने वाली जो चीज़ है उस चीज़ को पहचान नहीं रहा है। और कुल मिला के आचरण कौन करेगा? AI करेगा? परिवार किसका होगा, है ना? तो वो एक जगह कहीं जाके वो बेसिकली हमको उत्तर मिलने की जगह वहाँ पे होनी पड़ेगी कि सुख किसको होना है ना? सुख क्या भाषा में आएगा क्या, है ना? पता लगता है कि सुख तो अनुभव करने की चीज़ है और अनुभव करने वाली इकाई मानव है, उसको छोड़ के हम कैसे पहचान लेंगे? तो AI और इन सब जो टूल्स हैं उनका पूरा उपयोग किया जाए। पर मुझको लगता है जो ये हमारी अटेंशन स्पैन ट्रांजिएंट हो गया है उसमें केवल दोष जो है वो लिखने वाले का नहीं है ना? उसमें हमारे इन्वेस्टमेंट, हमारे अटेंशन का भी एक रोल है ना? कुछ लोग ऐसे भी हैं जो बाबा जी को बोले कि भाई आपकी भाषा बहुत कठिन है
है ना। तो उन्होंने कहा कि भाषा उतनी ही कठिन है जितना आपको समझना नहीं है ना, है ना। तो उन्होंने कहा कि जो अभी की भाषा के अंदर मैं इसको कह के देखूं, उस भाषा के अंदर चल के ही तो सुविधा संग्रह की लक्ष्य बना है, तो उस भाषा में कहकर उसको होगा क्या, है ना। तो उसी को ही एक्चुअली आगे वो फर्दर करेगा। तो इसकी भाषा को आपको इसी की विधि से समझना होगा, इस बात को उन्होंने किया, तो मैंने मान लिया, है ना। तो ऐसा कुछ है ना। तो आई थिंक लगता है मुझको कि धीरे धीरे जो लोग, मूलतः आदमी जो है वो जिज्ञासा के साथ में है, सुख चाहता है, व्यवस्था चाहता है। अगर उसको और किसी विधि से मिलती है तो वो स्वतंत्र ही है, लेकिन अगर उसको यहाँ पर कुछ मिल रहा है, रस मिल रहा है, तो वो डेफिनेटली उसमें आगे जाएगा ही, है ना। एआई के साथ तो कहाँ हो पाएगा। सही बात, उनसे कुछ चीज़ें फास्ट हो जाएंगी। जैसे एक तरीके से पहले हम जिस चीज़ को लाइब्रेरी में सर्च करते थे, अब हम एक एक्सपर्ट सिस्टम से पूछ रहे हैं, इतना डिफरेंस हो गया है ना। और भी इसके बहुत सारे, हम तो अभी एआई की दुनिया के अंदर अभी शुरुआती स्टेज के अंदर हैं। पर आपकी बात है, सही है, जहाँ तक कि संबंधों, मूल्यों और सुख और शांति, इन चीज़ों की जो बात है, उसको यांत्रिक विधि से नहीं पाया जा सकता, है ना। उनको पहचानने के लिए हमको मानव से ही जुड़ना पड़ेगा। ये वाली चीज़ें जो है आदमी को सुखा देती हैं, है ना। सूख जाता है आदमी, आदमी को ऐसे लगने लगता है कि वो, मतलब जैसे हमको अपने से ज़्यादा स्पीड की चीज़ के साथ में आ जाए, अपने से ज़्यादा स्पीड की चीज़ जो है, अपने से ज़्यादा तर्क जो है वो कंप्यूटर कर ले रहा है। तो हमारी क्या विशेषता होगी, क्या क्या मौलिकता हो गई, है ना। अभी तो अपने को बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत इंजॉय कर रहे हैं चैट जीपीटी, ग्रोक वगैरह सब चीज़ों को, मतलब बहुत हमको एक्साइट कर रहा है ना। लेकिन अगर हम उसके आगे बौने होने लगे तो हमको ये कहीं जाके हमको क्षुब्ध करने की जगह या फ्रस्ट्रेट करने की जगह पर लेकर जाएगा, है ना। तो मानव को तृप्ति की अपेक्षा है, तर्क वो तृप्ति दे नहीं सकता। तर्क का हम उपयोग करेंगे, है ना। देखिए, तर्क एक तलवार जैसे है ना। अगर विवेक उसके साथ में नहीं हो तो वो तलवार जो है वो हमको अपने आप को ही काट देता है ना। तो तलवार का जो मूठ होता है ना, मूठ जानते हैं, जिससे तलवार को पकड़ते हैं, वो विवेक है। तलवार को पैना होना ही चाहिए, तर्क हमारा शार्प होना ही चाहिए, लेकिन विवेक के हाथ में तर्क होना चाहिए। और विवेक जो है वो अभी मूल्य जो है वो, मतलब हमारी टेक्नोलॉजी, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, उनके हाथ में नहीं है। उसको भी वो भाषा में परिवर्तित कर देते हैं। वो एक्चुअली बोध और अनुभव की वस्तुएं हैं जो कि चैतन्यता में ही प्रमाणित होते हैं। बढ़िया, आप कुछ कह रहे थे। हाँ, तो ये बात हो रही थी, क्या हम भास, आभास और अभ्यास और एक अध्यास, इनके ऊपर कुछ बात कर सकते हैं। तो भास के लिए मतलब हमको कोई चीज़, जैसे कोई भी हम, हाँ टाइम हो गया, ठीक है, अपन नेक्स्ट वाले में, आज हम लोग पढ़े नहीं हैं, बट दैट्स ऑल राइट, है ना। आज हम आफ्टरनून में थोड़ा पढ़ेंगे, है ना।
फिर कल सुबह थोड़ा डिस्कशन हम लोग फिर से करेंगे, है ना। आज हमको 2 चैप्टर्स पढ़ने हैं, तो शाम को मिलके अपन कितने 4:30 से 6:30 2 घंटे में अपन पढ़ लेंगे, है ना। बेसिकली अगर हमारे कॉन्सेप्ट्स ठीक होते हैं ना तो पढ़ने में भी स्पीड आ जाती है। हाँ, नहीं, आप पढ़िए जो हमने जितना आप पढ़ चुके हैं उसके आगे पढ़िए, है ना। कल के लिए जो प्रिपरेशन करना है वो पढ़ेंगे, और आज के जो चैप्टर्स हैं हमको उसको 4:30 से 6:30 के बीच में पढ़ेंगे।